So we'll go ahead with next chapter today. Of course from today. तो हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 एज पर योर स्टेट बोर्ड सीक्वेंस, दैट इज ऑसिलेशंस. ये ऑसिलेशंस को और एक नाम भी है, इसको बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन. अब इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों बोलते हैं मैं थोड़ी देर में बताता हूँ आपको. विद इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स यू विल कम टू नो व्हाट इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन और SHM. तो सबसे पहले व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन. तो वी विल स्टार्ट विद बेसिक्स. ऑसिलेटरी मोशन मतलब क्या. तो व्हेन अ पार्टिकल परफॉर्म्स टू एंड फ्रो मोशन, टू मतलब जाना, फ्रो मतलब आना. So when a particle performs to and fro motion about a mean position, then the motion is said to be oscillatory motion. बहुत सिंपल है. इसके हम लोग बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑलरेडी हमने देखे एंड आई विल गिव यू एग्जांपल्स एज एंड व्हेन नीडेड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन. When a particle performs to and fro motion about a mean position, the motion is said to be oscillatory motion. मैं एक एग्जांपल बताता हूँ. फॉर एग्जांपल अगर आपने सिलाई मशीन देखी होगी, सीविंग मशीन, उसका जो नीडल होता है, नीडल वो नॉर्मली जब तक तो मशीन को चला नहीं रहे हो, टर्न ऑफ कंडीशन में है, तो उसका एक पर्टिकुलर पोजीशन है, उसको हम लोग बोलते हैं मेन पोजीशन. एंड व्हेन यू टर्न इट ऑन द नीडल गोज डाउन एंड गोज अप. तो मेन पोजीशन से वो नीचे गया टू, अब ऊपर गया फ्रो, टू फ्रो से चलता रहता है. तो दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन. और ये जो ऑसिलेटरी मोशन होता है, दिस इज नॉर्मली पीरियोडिक मोशन. पीरियोडिक मतलब जब मोशन बार बार रिपीट होता जाए उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. बट मोशन जब बार बार रिपीट हो आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक मोशन. एक जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, नॉर्मली अभी अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट का क्लास है तो उसको तुम लेक्चर बोलते हो, जैसे अभी फिजिक्स का लेक्चर चालू है, लेकिन स्कूल में तुम बोलते थे पीरियड. राइट, स्कूल में पीरियड क्यों बोलते थे, क्योंकि हर दिन सुबह 8 बजे अगर मैथ्स है तो हर दिन 8 बजे मैथ्स ही है. सो वो पीरियोडिकली रिपीट हो रहा है हर दिन सेम टाइम पे, मतलब आफ्टर एवरी 23-24 आवर्स यू हैव द सेम लेक्चर. जैसे उसको तुम क्या बोल देते थे, पीरियड. लेकिन रियलिटी में पीरियड बोलने का सिर्फ रीज़न इतना था कि बिकॉज इट इज़ कमिंग बैक एंड बैक अगेन आफ्टर द सेम इंटरवल ऑफ टाइम. तो ऑसिलेटरी मोशन में भी ऐसा ही होता है कि हर बार इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे ऑब्जेक्ट उसी पोजीशन पे आपको दिखेगा. जैसे वो नीडल की बात कर रहा हूँ, इट गोज़ डाउन, इट गोज़ अप, एंड आफ्टर सेम इंटरवल ऑफ टाइम इट गोज़ डाउन अगेन, इट गोज़ अप अगेन, डाउन अगेन. तो फॉर एग्जांपल अगर टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में 2 सेकेंड का टाइम लगता है, तो हर 2 सेकेंड के बाद तुमको पार्टिकल उसी जगह पे वापस मिलेगा. दैट इज व्हाट इज पीरियोडिक मोशन. तो ऑसिलेटरी मोशन नॉर्मली पीरियोडिक होते हैं, पीरियोडिक ही मान के चलना है. अगर वो नॉन पीरियोडिक है तो दैट इज नॉट एन ऑसिलेटरी मोशन. रिमेंबर, ऑसिलेटरी मोशन is periodic motion, which means that the motion repeats itself after equal intervals of time. Okay, good. Then इसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों बोलते हैं, उसका भी रीज़न है. बाय द वे, सबसे पहले याद होना चाहिए, मोशन का स्टडी करने के लिए हमको डिफरेंट पैरामीटर्स की ज़रूरत होती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, जैसे वेलोसिटी, जैसे एक्सेलरेशन. तो इस केस में ऑसिलेटरी मोशन के केस में जब तुम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन डिराइव करोगे, आज ही करेंगे हम लोग,
तो आपको ये देखने को मिलेगा कि डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में या फिर वेलोसिटी के इक्वेशन में या फिर एक्सेलरेशन के इक्वेशन में या तो साइन आ रहा है या तो कॉस आ रहा है। तो साइन और कॉस इन फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शंस। क्या बोलते हैं? हार्मोनिक फंक्शन। तो साइन एंड कॉस कलेक्टिवली आर नोन एज हार्मोनिक फंक्शन। तो जिस मोशन में हार्मोनिक फंक्शंस आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहाँ पे इसको सिंपल हार्मोनिक बोलने का रीज़न सिर्फ इतना है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के इक्वेशन में क्या आएगा? या साइन या फिर कॉस। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ हार्मोनिक फंक्शंस, hence the motion is called as simple harmonic motion. So in such a motion, displacement, velocity and acceleration are functions of displacement, velocity and acceleration and hence are known as, and hence the motion is known as simple harmonic motion. The motion is known as simple harmonic motion. गुड। अब हम लोग डिफाइन करेंगे। अब तक हमने सिर्फ एक बेसिक बैकग्राउंड तैयार किया कि ऑसिलेटरी मोशन इज टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ मेन पोजीशन। दिस मोशन इज पीरियोडिक मोशन इन विच मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो रिमेंबर इट इज अ पीरियोडिक मोशन इन विच द मोशन रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। और ऐसे केसेस में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर डिपेंडेंट ऑन साइन एंड कोसाइन फंक्शंस, हेंस द मोशन इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर SHM। हाँ, बाय द वे इसको मैं अगली बार से SHM से नोट करूँगा, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM, लीनियर SHM। गुड। तो हमको तो ऑलरेडी पता है व्हाट इज SHM नाउ। व्हाट इज SHM? The motion, the to and fro motion of an object along a straight line is known as linear simple harmonic motion. Simple along a straight line के linear की बात कर रहे हो। So the to and fro motion आपको ऐड करना तो आप बोल सकते हो the periodic to and fro motion of an object along a straight line is known as linear simple harmonic motion। हम लोग डिफाइन करेंगे उसको। अभी फिलहाल जस्ट टू स्टार्ट ऑफ विथ, सो द लीनियर और आई से द पीरियोडिक टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along a straight line is known as linear simple harmonic motion। Then एक एग्जांपल तो आपको ऑलरेडी दिया मैंने, द मोशन ऑफ नीडल ऑफ अ सेविंग मशीन। ये भी लीनियर मोशन है, इट इज़ ऑल्सो पीरियोडिक, राइट। एंड ऑफ कोर्स इट इज़ टू एंड फ्रो मोशन। तो वो एक एग्जांपल हो गया आपका लीनियर SHM का। दूसरा एग्जांपल है वो थोड़ा सा स्पेशल केस में यू कैन टेक इट टू बी लीनियर। फॉर एग्जांपल अगर आपको पेंडुलम पता है, दिस इज़ अ पेंडुलम। आपके घर में अगर कोई क्लॉक होगा उसमें पेंडुलम हो सकता है। सो दिस इज़ अ पेंडुलम। तो ये पेंडुलम को भी हम लोग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ट्रीट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन जो एंगल बन रहा है ऊपर वो स्मॉल है। क्योंकि अगर लार्ज एंगल बन गया तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ वर्टिकल सर्कल। तो द मोशन ऑफ पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, क्योंकि क्लॉक का जो पेंडुलम होता है, आपके घर में जो क्लॉक होगा उसका जो पेंडुलम होता है
उस केस में एंगल बहुत स्मॉल बनता है, तो मोर और लेस प्रैक्टिकली हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन मोशन जैसा ट्रीट कर सकते हैं. सो द मोशन ऑफ pendulum of a clock is also linear simple harmonic motion. Good. और एक एग्जाम्पल दैट वी विल यूज टू डिराइव इक्वेशंस ऑल्सो. तो एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो फॉर एग्जाम्पल लेट अस से हमारे पास एक वर्टिकल रिजिड सपोर्ट है. तो ये एक वर्टिकल रिजिड सपोर्ट है. नाउ इमेजिन वी हैव अ फ्रिक्शनलेस टेबल. फ्रिक्शनलेस, तो हम लोग फ्रिक्शन को निगलेक्ट कर रहे हैं. फ्रिक्शनलेस टेबल. गुड. तो वी हैव अ फ्रिक्शनलेस टेबल. ओके. नाउ इमेजिन वी हैव अ स्प्रिंग. तो यहाँ पे एक स्प्रिंग है. तो वी हैव अ स्प्रिंग. पहले मैं स्प्रिंग को रिलैक्स्ड पोजीशन में रखने वाला हूँ, मतलब हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच नहीं किया, ऐसा रखने वाला हूँ. एक काम करते हैं, देयर आर 3 डायग्राम्स. तो व्हाट आई विल डू इज, इसको फिगर ए बोल देते हैं, इसको फिगर बी बोल देते हैं, इसको फिगर सी बोल देते हैं. और देन यू हैव अ मास, मतलब यू हैव अ ब्लॉक. यू हैव अ ब्लॉक. देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस. तो इनिशियली ये जो स्प्रिंग था ये रिलैक्स पोजीशन पे है. मतलब ये जो स्प्रिंग है इस ब्लॉक पे जिसका मास m है, स्प्रिंग इस ब्लॉक पे कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा है. इसको हम लोग बोलते हैं रिलैक्स्ड पोजीशन. मतलब स्प्रिंग इज नॉट एक्सर्टिंग एनी फोर्स ऑन द ब्लॉक. मतलब स्प्रिंग ना स्ट्रेच्ड सिचुएशन में है ना कंप्रेस सिचुएशन में है. उस केस में इस ब्लॉक का जो भी पोजीशन होगा, मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. आई ड्रॉ लाइन हियर. तो उस केस में ब्लॉक का जो भी पोजीशन होगा उसको बोलेंगे मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन प्लस रेंज. ध्यान दो क्या रिप्रेजेंट करता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन. गुड. तो थोड़ा सा पहले सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता हूँ. वी हैव अ ब्लॉक विच इज केप्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल. इट इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग. Consider a block of mass m. A block of mass m. ये block of mass m is kept on a frictionless table. Kept on a frictionless table. And attached to a spring. And attached to a spring of spring constant. Attached to a spring of spring constant k. तो स्प्रिंग कांस्टेंट को फोर्स कांस्टेंट भी बोलेंगे हम लोग. तो देखेंगे बाद में. इनिशियली द स्प्रिंग डज नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन द ब्लॉक. इसको हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम सिचुएशन. सो इनिशियली the spring do not exert any force on the block. इसको हमने शो किया है विद डायग्राम बी. इन दिस केस जो भी ब्लॉक का पोजीशन होगा उसको बोलोगे इक्विलिब्रियम पोजीशन. So the position of the block in this case is known as equilibrium position or mean position. The position of the block in this case is known as equilibrium position. Is known as equilibrium position or mean position. मैं थोड़ा बेसिक से जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ दिस इज़ एन ईजी चैप्टर. स्कोरिंग है और बहुत इजी है. अगर आपका हर एक टॉपिक पे ध्यान होगा ना, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे. तो इट्स टू ईजी. इसलिए एक एक चीज़ आपको बेसिक से पता होनी चाहिए. इक्विलिब्रियम पोजीशन और मेन पोजीशन व्हेन देयर इज नो फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक. नाउ इमेजिन कि हमने इस ब्लॉक को डिस्प्लेस किया टू द राइट. तो जो स्प्रिंग था वो हो गया स्ट्रेच. Remember, displacement is to the right. Displacement of the block is to the right. Let us say displacement is x.
अब थोड़ा सा आपको इलास्टिसिटी नाम का चैप्टर याद होना चाहिए, चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, दैट इज इलास्टिसिटी 11th स्टैंडर्ड। नहीं आता तो कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ 11 का बेसिस लगेगा बताते जाऊँगा। इफ़ यू रिमेंबर, हमने ऐसा बोला था, इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। हमारे पास जो इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जब आप उस इलास्टिक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो, मान लो स्ट्रेचिंग फोर्स लगाया, तो उनके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं उनका डिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जब पार्टिकल टू पार्टिकल डिस्टेंस इंक्रीज होता है तो अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, राइट। तो जब मैंने स्ट्रेचिंग फोर्स हटा दिया तो जो इंटरनल फोर्स था वो पार्टिकल्स को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे क्या करेगा, वापस लाएगा, राइट। उसको हमने बोला था रिस्टोरिंग फोर्स। उल्टा भी ट्रू है, जब आप कंप्रेस करते हो तो पार्टिकल पार्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है, करेक्ट। जब पार्टिकल एक दूसरे के पास में आते हैं तो दे स्टार्ट रिपेलिंग ईच अदर। और जब आप एक्सटर्नल फोर्स हटाओगे तो बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन फोर्स पार्टिकल गोज बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। सो इन ईदर केस तुम स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हो या तुम स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे हो, दोनों ही केसेस में अंदर एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है विच बेसिकली टेक्स द ऑब्जेक्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इसका मतलब ये होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है और जो फोर्स का डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टू द राइट है तो फोर्स टू द लेफ्ट है। और क्योंकि ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस लेके जाएगा तो इस फोर्स को हम लोग बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। ब्लॉक पे किसकी वजह से लगा, स्प्रिंग की वजह से, रिमेंबर। अब अगर मैं उल्टा करता, मान लो मैं ब्लॉक को टू द लेफ्ट मूव करता, मैंने उसका डिस्प्लेसमेंट कर दिया टू द लेफ्ट, डिस्प्लेसमेंट इज एक्स, तो इस केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स आएगा वो कहाँ आएगा, टू द राइट, मतलब टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। तो इफ़ यू नोटिस यहाँ पे फोर्स इज टूवर्ड्स द मेन पोजीशन, यहाँ पे भी फोर्स इज टूवर्ड्स द मेन पोजीशन, मतलब इस केस में फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। अभी इससे डेफिनेशन बनाएंगे हम लोग लीनियर एसएचएम का, गुड। तो रिमेंबर अभी तक लीनियर एसएचएम का मैंने डेफिनेशन से एक जनरल बनाया कि टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का, लीनियर मोशन है, सो ऑन सो फोर्थ, पीरियोडिक है। हम आगे डेफिनेशन बनाएंगे और वहाँ से इक्वेशन भी बनेंगे। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड, when the object is displaced to the right, मतलब spring is stretched in short to the right, then the spring exerts कौन सा फोर्स, exerts a force जिसको रिस्टोरिंग बोलेंगे हम लोग, फोर्स टू द लेफ्ट, मतलब टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। सिमिलरली व्हेन द स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड, मतलब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड टू द लेफ्ट, डिस्प्लेस्ड टू द लेफ्ट, राइट। उसके बाद क्या होगा, object is displaced to the left, the spring exerts a force to the right, the spring exerts a force, of course on the block, a force to the right, therefore in either case, in दोनों केसेस में, in either case the spring exerts a force towards the mean position, and this force brings the object back to its initial position, to its original position, after removal of external force, of course, and hence this force is known as restoring force. तो जब तुम एक्सटर्नल फोर्स हटा दोगे तो ये जो फोर्स था ये ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आएगा, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे, इसलिए इस फोर्स को क्या बोलेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स।
is known as restoring force. Restoring force. ओके, और याद रखना restoring force हमेशा it is always directly proportional to the magnitude of displacement. जितना तुम ज़्यादा displacement करोगे उतना ही restoring force भी ज़्यादा होगा. So this restoring force is always proportional to displacement. More the displacement, more is the stretch or compression, elongation or compression of the spring. So more is the restoring force. तो F equals to minus kx. यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है उसका कुछ एक स्पेसिफिक मतलब है. इफ़ यू नोटिस डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन हमेशा क्या था? अपोजिट. सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स, of course restoring force and the displacement are oppositely directed, and the displacement are oppositely directed. Good. और ये जो K है इट इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसका नाम है फोर्स कांस्टेंट या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट. K इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, constant of proportionality known as force constant or spring constant. Good. अब किसी के एग्जाम में फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट के डायमेंशंस पूछ लिए तो मैं बता देता हूँ आपको. तो यहाँ से if you want k equals to minus f by x, तो k के डायमेंशंस फाइंड करने हैं, मतलब फोर्स के डायमेंशंस फाइंड करने हैं, और x तो डिस्टेंस ही होता है, l होता है l raised to 1. फोर्स के डायमेंशंस याद होने चाहिए, होंगे m1 l1 t minus 2 अपॉन l1. तो ये आ गया आपका m1 t minus 2. तो फोर्स कांस्टेंट आ गया आपका m1 t minus 2. एल कैंसिल हो गया. गुड. और अगर आपको यूनिट्स चाहिए तो इट इज़ न्यूटन पर मीटर, क्योंकि फोर्स इज इन न्यूटन एंड एक्स इज इन मीटर. ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर मीटर. यहाँ तक क्लियर? गुड. अब हम एक काम करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1, और हमको ये भी पता है कि फोर्स इक्वल्स टू m इंटू ए होता है. इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम 1 and 2 ma इक्वल्स टू माइनस के एक्स. तो ये आ गया आपका a इक्वल्स टू माइनस के बाई एम एक्स. और ये जो k बाई एम है इसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा इज एंगुलर स्पीड का स्क्वायर. तो आपको मिल गया a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. क्योंकि एक्सेलरेशन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, तो फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है, और हमने तो स्टार्ट ही वहाँ से किया था. और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन अपोजिट है. फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन भी अपोजिट है, क्योंकि फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है. जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होता है नॉर्मली. अब एक क्वेश्चन ये है जो किसी बुक में तुमको नॉर्मली मिलेगा नहीं, कि इसको ओमेगा स्क्वायर ही क्यों लिखा के बाई एम, क्योंकि डायमेंशनली स्पीकिंग, इसलिए मैंने पहले डायमेंशन निकाल के बताया आपको. तो के बाई एम के अगर डायमेंशन देखोगे तुम, चलो लिख ही देते हैं प्रॉपरली. तो के और एम के अगर डायमेंशंस देखोगे, के के डायमेंशंस क्या फाइंड किए हमने? m1 t minus 2. वेरी गुड. अपॉन मास m1. तो k बाई एम के डायमेंशंस क्या आ गए? t minus 2. यू नो t -1 फ्रिक्वेंसी होता है या फिर एंगुलर स्पीड होता है, क्योंकि एंगुलर स्पीड इज ऑल्सो एंगल अपॉन टाइम. द एंगल ट्रेस बाय रेडियस वेक्टर पर यूनिट टाइम. इसको एंगुलर फ्रिक्वेंसी भी बोलते हैं, इसको एंगुलर स्पीड भी बोलते हैं. तो ओमेगा के जो डायमेंशन होते हैं ना वो t⁻⁻1 होते हैं. तो ऑफकोर्स ओमेगा स्क्वायर के जो डायमेंशन होंगे वो क्या होंगे? t-2. तो देयरफॉर यू हैव डायमेंशनली स्पीकिंग k बाई एम एंड ओमेगा स्क्वायर ऑफ द सेम डायमेंशन. गुड. इसके लिए k बाई एम इज ओमेगा स्क्वायर. अगर कोई ये भी बोलेगा फिर तो लीनियर फ्रिक्वेंसी का भी हम लोग लिख सकते थे ना,
व्हाट इज लीनियर फ्रीक्वेंसी? 1/टाइम। हम लोग लीनियर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में नहीं लिखते हैं ये समझने के लिए कि क्यों नहीं लिखते हैं, ओमेगा के टर्म्स में क्यों लिखते हैं, ये समझने के लिए आपको एक लेक्चर का वेट करना पड़ेगा। कल हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि वाई ओमेगा स्क्वायर, वाई नॉट एन। गुड, वो आपको एक दिन का टाइम रुकना पड़ेगा आपको। सो यू विल हैव टू फर्स्ट गो टू सम बेसिक डेफिनेशन, उसके बाद समझेगा कि ओमेगा क्यों, एन क्यों नहीं, बिकॉज एन इज ऑल्सो 1/टाइम, एन का भी t⁻⁻1 डायमेंशंस होता है। गुड, तो होपफुली यहाँ तक कोई आपको डाउट नहीं होगा। मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट लिया, सिंपल सा एक केस लिया, जिसमें हमारे पास एक वर्टिकल सपोर्ट है एंड वी हैव अ फ्रिक्शनलेस टेबल जिसके ऊपर एक ब्लॉक है। ब्लॉक को हमने कनेक्ट करके रखा है विद स्प्रिंग। केस बी में, डायग्राम बी में, स्प्रिंग इज एक्सर्टिंग नो फोर्स ऑन द ब्लॉक, मतलब इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। देयर इज नेट फोर्स इज 0, यू कैन से F = 0। इस केस में जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन था, ब्लॉक का पोजीशन था, उसको बोलते हो इक्विलिब्रियम पोजीशन या फिर मीन पोजीशन। इक्विलिब्रियम मतलब नो फोर्स इज एक्टिंग। अब अगर मैं इस ब्लॉक को टू द राइट शिफ्ट करता हूँ, डिस्प्लेस करता हूँ, गुड, तो स्प्रिंग इस ब्लॉक पे एक फोर्स लगाता है टू द लेफ्ट। अगर मैं इस ब्लॉक को टू द लेफ्ट शिफ्ट करता हूँ तो स्प्रिंग उस पर फोर्स लगाता है टू द राइट। इन ईदर केसेस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक is towards the mean position and force is directly proportional to displacement. So force equals to minus kx, negative sign indicates that the force and displacement are oppositely directed. Good. The k is a constant of proportionality known as spring constant or force constant. यहाँ तक क्लियर? बट फोर्स है ma, तो ma equals to minus kx, तो a equals to minus k by mx, k by m is omega square, तो a हो गया minus omega square x. गुड, तो यहाँ तक आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी डाउट्स। अब हम डिफाइन करेंगे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन को, क्योंकि अभी डेफिनेशन बाकी है, अभी डिफाइन करेंगे। गुड, तो द लीनियर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऐड करना तो बोल सकते हो, द लीनियर टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच फोर्स या फिर एक्सेलरेशन इज अपोजिटली डायरेक्टेड टू दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स और एक्सेलरेशन is directly proportional to magnitude of displacement. So force is proportional to magnitude of displacement, acceleration is also proportional to magnitude of displacement. Force is directly opposite to that of displacement, acceleration is also directed opposite to that of displacement. Such a motion is called as linear simple harmonic motion. इसके आगे से linear simple harmonic motion का मतलब ये है, ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन या फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है और एक्सेलरेशन या फोर्स का मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस टाइप छोड़ के, या फिर मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, ऐसा मोशन जिसमें एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आता है, उसी मोशन को हम लोग बोलेंगे लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। मैं भी हर दिन यहाँ से यहाँ जाता हूँ, फिर थोड़ा टाइम रुकता हूँ, फिर वापस यहाँ आता हूँ, फिर यहाँ रुकता हूँ, फिर वापस आ जाता हूँ। बट इफ़ यू हैव नोटिस्ड आई स्पेंड मोर टाइम हियर देन देयर, इसका मतलब मेरा मोशन पीरियोडिक नहीं है, और मेरा मोशन है तो टू एंड फ्रो, बट इट इज़ नॉट पीरियोडिक। तो जो मेरा मोशन है उसका जब तुम एक्सेशन निकालने जाओगे तो तुमको ये इक्वेशन नहीं मिलने वाला। सो इवन दो आई एम परफॉर्मिंग टू एंड फ्रो मोशन बिटवीन 2 points, बट आई एम नॉट परफॉर्मिंग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। तो हर टाइप का टू एंड फ्रो मोशन इज नॉट लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, स्पेसिफिकली जिसमें एक्सेलरेशन is oppositely directed to that of displacement and magnitude of acceleration is proportional to magnitude of displacement. तो define कर देंगे the linear simple harmonic, the linear to and fro motion of an object in which acceleration, or I will say force, acceleration or force is directed opposite to that of, is directed opposite to the displacement
to the displacement and is proportional to magnitude of displacement and is proportional to magnitude of displacement कौन प्रोपोर्शनल है एक्सेशन या फिर फोर्स इज नोन एज और इज डिफाइंड एज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिफाइंड एज लीनियर SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर यहाँ तक? पक्का पक्का, गुड। देन इसके बाद देखो, तो इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM, राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM ऑफ लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है पहले थोड़ा बेसिक आइडिया दे देता हूँ आपको मैं, फिर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव करेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या क्या काम करता है। बिकॉज आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स मैथ्स इज़ द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तुमको फिजिक्स समझना है तो तुमको मैथ्स यूज़ करना पड़ेगा। पहली बात तो डिफरेंशियल मतलब जिसमें डेरिवेटिव्स हो, इक्वेशन जिसमें इक्वल टू, तो ऐसा इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स है और इक्वल टू है उसको बोलते हो डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने पहले भी बहुत जगह पे यूज़ किया है टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। अब हमको ये जो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये तो अभी हमने थ्योरेटिकल बेस लेके एक्सप्लेन किया, फिर हमने बोला कि फोर्स इक्वल्स टू -kx है या फिर a इक्वल्स टू -ω²x है या फिर a इक्वल्स टू -k/mx है। लेकिन मैं सेम मोशन को विद द हेल्प ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन भी डिस्क्राइब कर सकता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर SHM। और हम लोगों को इक्वेशन बनाना है, कोई बड़ी बात नहीं है, हम स्टार्ट करेंगे जो हमको पता है यहाँ से। तो वी नो दैट, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसके आगे से लीनियर SHM एक ऐसा मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू -ω²x। तो वी नो दैट द एक्सेलरेशन of a particle performing linear SHM is given by a equals to -ω²x. But as you know, what is acceleration by definition? dv by dt. It is the derivative of velocity with respect to time. Also, as you know, v equals to dx by dt. Okay, so therefore you have a equals to d dt और ये आ गया v which is dx by dt. तो एक्सेलरेशन आ गया आपका d2x by dt square. So therefore you have a equals to d2x by dt square. So therefore you have, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, a इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। सो फ्रॉम 1 and 2, और हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 अलग अलग फॉर्म बनाने वाले हैं। तो फ्रॉम 1 and 2 यू हैव d2x by dt स्क्वायर इक्वल्स टू -ω²x। ये हो गया एक फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। गुड। देन दूसरा फॉर्म भी है, तो यू हैव d2x by dt स्क्वायर प्लस ω²x इक्वल्स टू 0। और एक भी फॉर्म है जिसमें तुम ω² को लिखते हो k/m। तो d2x by dt स्क्वायर प्लस k/m इंटू x इक्वल्स टू 0। और एक भी है मल्टीप्लाई बाई m, तो m d2x by dt स्क्वायर प्लस kx इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन नंबर 3, 4, 5 and 6 मतलब 3 to 6 are various forms of differential equation। differential equation को लिखते हैं DE, differential equation of linear SHM। गुड, क्लियर, बहुत सिंपल है। तो आपको जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना हो, स्टार्ट विथ एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने अभी देखा SHM में एक्सेलरेशन इज -ω²x।
देन ए को लिखो डी वी बाई डी टी, बी को लिखो डी एक्स बाई डी टी, तो ए हो गया डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, क्योंकि वैसे भी एक्सेलेरेशन इज सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वेलोसिटी इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, या फिर डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, या फिर डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के वाई एम एक्स इक्वल्स टू 0, या फिर एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इक्वल्स टू 0. ये सारे के सारे डिफरेंशियल इक्वेशन के वेरियस फॉर्म है किसके? लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के. यहाँ तक क्लियर? अब अगर यहाँ तक क्लियर है तो अगला टॉपिक समझेगा क्या है? एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम. तो एक्सेलरेशन वर्ड बंद कर दो. एक्सेलरेशन ए, वेलोसिटी v and displacement x and displacement x of a particle performing SHM, of a particle performing SHM. of course हम लोग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे. वैसे तो हमको पता है एक्सेलेरेशन का इक्वेशन क्या आता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, लेकिन इस टॉपिक में तुमसे ये एक्सपेक्टेड है, इसके आगे तुमसे ये एक्सपेक्टेड रहेगा कि तुम डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करोगे और उस डिफरेंशियल इक्वेशन से तुम इक्वेशन बनाते जाओगे. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम से. सो वी नो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम इज गिवन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम of linear SHM is, what is differential equation of linear SHM? अभी देखा था हमने, d2x by dt square plus k by mx equals to 0. So therefore you have d2x by dt square equals to minus k by mx. Therefore ये d2x by dt square आ गया a और ये है ओमेगा स्क्वायर. So therefore you have acceleration equals to minus ओमेगा स्क्वायर x. कोई सेंस ही नहीं था क्योंकि हमने ए का इक्वेशन यूज़ करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया था. अब बस उल्टा कर रहे हो. गुड. तो ए इक्वल्स टू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर है और ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू के बाई एम. ये सिर्फ क्या होता है कि आपको स्टेट बोर्ड में मार्क्स चाहिए तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि यू ऑलवेज डिराइव इक्वेशन यूजिंग द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो ये 1-2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी. तो जस्ट फॉर योर नॉलेज, हमने ए से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया तो डिफरेंशियल इक्वेशन से ए पे आने के लिए उल्टे उल्टे स्टेप्स परफॉर्म करने हैं. वो अभी रियल स्टोरी यहाँ के आगे चालू होती है. तो एक्सेलेरेशन तो मिल गया हमको अभी चाहिए वेलोसिटी. तो हमारा जो पहला पार्ट था ये था एक्सेलरेशन का इक्वेशन. अब हम लोग फाइंड करेंगे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, वेलोसिटी v. वेलोसिटी के लिए यू स्टार्ट विथ a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, देन राइट डाउन a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी. अब देखो प्रॉब्लम क्या है, पहले प्रॉब्लम समझेगा. यहाँ प्रॉब्लम मैथमेटिकल है. अगेन ये पूरा चैप्टर मोस्टली मैथमेटिक्स बेस्ड है. तुमको बहुत सारा मैथ्स लगने वाला है, इसलिए अगर आपके मैथ्स के बेसिक्स वीक है तो ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नहीं समझा तो आगे क्या करना है स्टेप समझ में नहीं आएंगे. तो डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. जैसे आपने स्कूल में साइमल्टेनियस इक्वेशन सीखा था, इफ़ यू हैव 2 अननोन्स हाउ मेनी इक्वेशन डू यू नीड? 2. सिमिलरली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल है तो कैन बी सॉल्व्ड. यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन लगेंगे. यहाँ पे एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल है तो इट कैन बी सॉल्व्ड, लेकिन एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल है, कैन नॉट बी सॉल्व्ड. देखो 3 कैसे हो गए? टाइम तो वेरिएबल होता ही है, टाइम तो चेंज हो ही रहा है. पार्टिकल क्योंकि मोशन में है तो उसका एक्स भी चेंज हो रहा है. और एसएचएम ये जो मोशन है लीनियर एसएचएम, ये मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है. हमने अभी देखा एक्सेलरेटेड मोशन है तो वेलोसिटी कहाँ से कांस्टेंट हो गया? एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 नहीं आई ना, मतलब दिस मोशन इज एक्सेलरेटेड, मतलब वेलोसिटी इज चेंजिंग. वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है तो एक इक्वेशन कितने वेरिएबल? 3. कैन नॉट बी सॉल्व्ड. तुमको यहाँ से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा. यू हैव टू एलिमिनेट वन ऑफ द वेरिएबल्स.
अब उसको कैसे करते हैं? देयर इज समथिंग कॉल्ड एज चेन रूल इन मैथ्स। हुआ क्या आपका डेरिवेटिव मैथ्स में हुआ? तो चेन रूल तो पता ही होगा। बताओ चेन रूल बताओ। चेन रूल डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। यहाँ पे सिर्फ डी एक्स और यहाँ पे डी एक्स एडजस्ट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं चेन रूल। गुड गुड। मैथ्स के बिना नहीं होता है। माई सेल्फ मैंने पहले 1-1.5 साल मैथ्स पढ़ा है, उसके बाद आई स्टार्टेड टीचिंग फिजिक्स। उसके बिना नहीं होता। यू सी यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर सेल्फ ऑल्सो। तुमको मैथ्स लगने ही वाला है, इवन इफ योर नीड ग्रुप देयर इज नो एक्सक्यूज, लगने वाला है। डी एक्स बाई डी टी वेलोसिटी स्पीड। तो डी ये v मैंने आगे लिख दिया क्योंकि आई डोंट वांट एनी कन्फ्यूजन। बच्चे क्या करते हैं ना, जिनका अगेन बेसिक्स थोड़ा कमज़ोर होता है ना, वो क्या करते हैं, वो इधर भी लिखते हैं, फिर v इंटू वी को v स्क्वेयर कर देते हैं, हो गया। ये v डेरिवेटिव के अंदर है, ये v बाहर है, तो ऐसे उल्टे सीधे काम करना मत। तो v इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स। नाउ डू यू सी देयर आर 2 वेरिएबल्स, t हैज़ बीन एलिमिनेटेड, t गया। गुड। कौन से दो वेरिएबल? v एंड x। डू यू सी दे आर सेपरेबल? सिर्फ मैं dx को यहाँ लिख दूंगा, हो गया मेरा काम। इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। और मैंने तुमको ये तीसरी बार बता रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है तो स्टेप 1 सेपरेट द वेरिएबल, स्टेप 2 इंटीग्रेट। गुड। तो मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, तो v डी वी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स एंड देन यू इंटीग्रेट, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ कोर्स वी गेट। So you have integration v dv, integration minus omega square x dx, and as you know क्योंकि ये indefinite integrals है, indefinite integral में लिमिट्स नहीं होते, तो क्या लगाते हो? प्लस c, c is a constant of integration, some constant। तो integration v dv, what is integration v dv? v square by 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया बाहर, constant है, इंटीग्रेशन x dx प्लस c। तो वी स्क्वायर बाई 2। अभी कोई ऐसे ही पूछेगा इधर क्यों नहीं कांस्टेंट लगाया? इधर का एक कांस्टेंट, उधर का एक कांस्टेंट मिला के एक कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट। तो दोनों साइड का मिला के एक ही कांस्टेंट लिख सकते हो, डोंट वरी, डजंट मैटर। माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब मुझे चाहिए था वेलोसिटी का एक्सप्रेशन v। मुझे अगर v का एक्सप्रेशन चाहिए तो मुझे अभी c की वैल्यू चाहिए, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू, और वो वैल्यू हमको मिलती है बाउंड्री कंडीशन से। वे बाउंड्री कंडीशन क्या होता है वो भी समझ लो। बाउंड्री मतलब एक्सट्रीम पोजीशंस पे। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम का रेफरेंस ले लेता हूँ मैं। ये हो गई एक बाउंड्री राइट एक्सट्रीम, ये हो गई दूसरी बाउंड्री लेफ्ट एक्सट्रीम। मतलब पार्टिकल ना इसके बाहर जाएगा ना इससे पीछे जाएगा। तो बाउंड्रीज पे क्या हुआ है? थिंक तुम खुद का सोचो। इमेजिन तुम चल रहे थे, मतलब यू आर टेकिंग अ वॉक कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पे हमको 180 से घूम के वापस आना है, करेक्ट। तो डोंट यू स्टॉप, रुकोगे ना, रुकोगे मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है? 0। क्या होती है? तो ये पता होना चाहिए फॉर एनी टाइप ऑफ मोशन, मतलब एनी टाइप ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एट द बाउंड्रीज वेलोसिटी इज 0, क्योंकि पार्टिकल को अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन रिवर्स करके वापस आना है, तो उसके लिए पहले रुकना पड़ता है। तो रिमेंबर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c, to find the value of c we need to use the boundary conditions, we need to use the boundary conditions। बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे है, दैट इज एट x इक्वल्स टू प्लस और माइनस a। अब बोलोगे प्लस माइनस a क्या है? चलो मैं डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ। ये पाथ हो गया पार्टिकल का जो एस परफॉर्म कर रहा है, ये उसका मेन पोजीशन हो गया। ये
मीन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? अगर एम्पलीट्यूड मैंने नोट्स में माइनर छोटा ए लिखा होगा, स्मॉल है, तो भी करेक्ट करके कैपिटल कर लो, ये आ गया माइनस, क्योंकि स्मॉल है मैंने रिजर्व करके रखा है किसके लिए? एक्सेलरेशन के लिए। तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि कौन सा एक्सेलरेशन कौन सा एम्पलीट्यूड, तो जस्ट पुट इट कैपिटल ए। मीन से लेफ्ट में माइनस ए और राइट में प्लस ए। गुड। तो यहाँ पे जब पार्टिकल आएगा यहाँ पे या फिर यहाँ पे, तो उसका वेलोसिटी क्या होने वाला है? 0। तो एट x इक्वल्स टू प्लस और माइनस ए, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज 0, v इक्वल्स टू 0। अब ये इंफॉर्मेशन तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे, इसको हम बोल देंगे लेट्स से इक्वेशन नंबर 1, 2। तो 2 को 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे, सो फ्रॉम 1 and 2, therefore from 1 and 2 v की वैल्यू 0, x की वैल्यू प्लस या माइनस ए, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 2 प्लस ए या माइनस ए उसका स्क्वायर प्लस ए ही आएगा प्लस सी। तो 0 इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो सी की वैल्यू क्या आ गई? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2, इक्वेशन नंबर। अब ये 3 की वैल्यू वापस से 1 में डाल लो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, therefore from equation number 1 and 3 you will get v square by 2 equals to माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और सी क्या है? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2। ये 2 2 हटा दो, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो देयरफॉर वी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आ गया बाहर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देयरफॉर वी इक्वल्स टू, जब रूट लेते हो ना तो 2 वैल्यू मिलती है, एक प्लस एक माइनस। व्हाट इज रूट ऑफ 4? प्लस माइनस 2। व्हाट इज रूट ऑफ 9? प्लस माइनस 3। तो प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर का रूट ओमेगा आ गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। अब यहाँ पे प्लस और माइनस का कुछ मतलब है, और बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर इन नेक्स्ट 2-3 डेज पूरा मोशन तुमको इमेजिन करते आना चाहिए, और आएगा अगर ध्यान होगा तो ऑफकोर्स आएगा। यहाँ पे प्लस साइन का मतलब होता है कि पार्टिकल इज मूविंग टू द राइट, पॉजिटिव साइड, और माइनस का मतलब होता है पार्टिकल इज मूविंग टू द लेफ्ट। तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन तुमको मोशन का डायरेक्शन बता रहे हैं कि पार्टिकल कहाँ जा रहा है। डिटेल हम देखेंगे आगे, जब हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ की बात करेंगे तब देखेंगे। अब आई विल गो बैक टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस, सेकेंड स्लाइड। मैंने बोला था कि सच अ मोशन, इन सच अ मोशन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलेरेशन आर फंक्शंस ऑफ इधर गलत लिख दिया मैंने, आर फंक्शंस ऑफ, सॉरी करेक्शन, आर फंक्शंस ऑफ साइन एंड कोसाइन। अरे बोला करो कुछ गलत हो गया तो, क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग इनसाइड द माइंड, फ्लो क्या होना चाहिए एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो आर फंक्शन ऑफ साइन एंड कोसाइन, हेंस द मोशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो मैं करेक्ट कर देता हूँ, वापस कर ही दिया। ऐसे मोशन में डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलेरेशन आर फंक्शन ऑफ साइन एंड कोसाइन एंड हेंस द मोशन इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगेन वाइल टीचिंग देयर आर सो मेनी थिंग्स, स्पीड प्रॉपर है कि नहीं, और आप सबको देखना पड़ता है। कुछ जो गड़बड़ करते हैं उनको बोलना पड़ता है, अरे गड़बड़ मत करो। फिर ये भी देखना पड़ता है आपका फेस रीड करके कि आपको समझा कि नहीं। फिर स्पीड भी मेंटेन करना पड़ता है, अगला टॉपिक क्या पढ़ाना है वो भी याद रखना पड़ता है। तो कभी कभी ह्यूमन एरर होते हैं, तो ध्यान दिया करो और बताया करो। अब पॉइंट इज़ दैट कि अब तक हमने एक्सेलेरेशन का इक्वेशन डिराइव किया, ऑफकोर्स डिराइव किया ना, और अभी हमने वेलोसिटी का एक्सप्रेशन भी डिराइव कर लिया। अब तक हमको साइन कोसाइन कहीं दिखा ही नहीं, दिखेगा, डोंट वरी। तो साइन कोसाइन आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में। तो अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन डिराइव करेंगे, फिर वही डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करेंगे टू डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। नाउ इन दिस केस वी स्टार्ट विद द इक्वेशन ऑफ v। दोनों में से कोई भी एक पॉजिटिव ले लेता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव साइन से तुमको पता था डायरेक्शन ऑफ मोशन, ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड वी नो दैट व्हाट इज v इज dx बाय dt। तो
तो देयरफॉर यू हैव dx बाई dt इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ। यहाँ पे दो वेरिएबल है, हाँ। ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, हाँ। तो यहाँ पे हमको ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, हमको सिर्फ वेरिएबल को सेपरेट करना पड़ेगा। dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा dt। तो एक बार वेरिएबल सेपरेट हो गए तो क्या करते हैं, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेटिंग वी गेट इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ओमेगा dt। ओमेगा कांस्टेंट था तो बाहर निकाल दिया। अब क्योंकि दोनों इनडेफिनेट इंटीग्रल है तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। सम पीपल यूज अल्फा, सम पीपल यूज फाई, विच एवर, आई डोंट रिमेंबर विच नोटेशन आई यूज। अल्फा बोला फाई बोला फाई, ठीक है। आई जस्ट वांट टू कीप इट यूनिफॉर्म विथ योर नोट्स। सम कांस्टेंट अल्फा फाई डजंट मैटर, फाई कोई प्रॉब्लम नहीं, सम नोटेशन। सिर्फ सी मत लिख देना, सी तुमने पहले से लिख दिया, इस लाइक दिस, गुड। तो दैट्स फाई इज अगेन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब तुमको पता होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए होता है, क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस फाई। अब ये साइन इनवर्स वहाँ जाएगा, वो साइन हो जाएगा। तो देयरफॉर यू हैव x by a equals to sine of omega t plus phi. So therefore you have x equals to a sine omega t plus phi. Good. ये हो गया आपका equation of displacement of a particle performing linear SHM। अब बोलोगे डिस्प्लेसमेंट में तो साइन आ गया, डिस्प्लेसमेंट तो हो गया हार्मोनिक फंक्शन, लेकिन एक्सेलरेशन वेलोसिटी, इफ यू नोटिस एक्सेलरेशन x पे डिपेंड करता है। तो x में अगर साइन है तो a में भी साइन है। अगर x में साइन है, a में साइन है, तो v में कॉस है। क्यों, थोड़ा मैथमेटिक्स। व्हाट इज v, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स खुद क्या था, a साइन, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर। व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, तो वो v में कॉस आ जाएगा। x में a में साइन है तो v में कॉस है। x और a में अगर कॉस है तो v में साइन है। तो फंडामेंटल्स हम लोग डेवलप करते जाएंगे। ये सारे ट्रिक्स धीरे धीरे बताते जाऊंगा। तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करने आओगे, है ना, 70% क्वेश्चन के आंसर तुमको पहले से पता होंगे। तो थ्योरी में ही मैं बहुत सारा आपका CET JEE नीट कवर करवाते जाता हूँ। तो व्हेन वी स्टार्ट DPP, तो उस केस में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस का आंसर यू ऑलरेडी नो। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। पार्टिकल अपना मोशन, हमने अब तक बोला कि पार्टिकल अपना मोशन मीन से स्टार्ट करेगा, मीन से स्टार्ट करेगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। पार्टिकल कैन स्टार्ट इट्स मोशन ईदर फ्रॉम मीन पोजिशन और फ्रॉम एक्सट्रीम पोजिशन। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जो नीडल का एग्जाम्पल था, सेविंग मशीन का नीडल का जो एग्जाम्पल था, उसमें मोस्टली हम लोग कंसिडर करते हैं कि पार्टिकल ने कहाँ से स्टार्ट किया, मीन से। कहाँ से स्टार्ट किया, मीन, राइट। लेकिन पेंडुलम का केस लो, ये उसका मेन पोजीशन है क्योंकि नो फोर्स इज एक्टिंग, वेट को टेंशन ने बैलेंस करके रखा हुआ है, नो फोर्स इज एक्टिंग। तो ये अपने आप तो मूव होगा नहीं। अब तो मुझे इसको SHM में सेट करने के लिए पहले कहाँ लाना पड़ेगा, एक्सट्रीम पे। अब मैं छोड़ दूंगा। तो पार्टिकल ने इस केस में मोशन कहाँ से स्टार्ट किया, एक्सट्रीम से। तो SHM में पार्टिकल में स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम मीन और इट में स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम। तो उस केस में इक्वेशंस सिंपल बन जाएंगे। तो वी विल यूज दिस इंफॉर्मेशन इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम मेन पोजीशन केस ए। इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम द मेन पोजीशन, फ्रॉम द मेन पोजीशन, इसका मतलब ये होता है कि एट t इक्वल टू 0, तो स्टार्ट्स मतलब इनिशियल टाइम, और मेन पोजीशन तो एट t इक्वल टू 0 x इज इक्वल्स टू 0।
क्योंकि पार्टिकल इनिशियली कहाँ था, मेन पोजीशन मतलब x इक्वल टू 0। तो t0 और x0 इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करो। सो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 0, a साइन ओमेगा t की वैल्यू भी हो गई 0 प्लस क्या है 5। ये जो a है इसको भी शिफ्ट कर देता हूँ, तो 0 इक्वल्स टू साइन 5, क्योंकि 0 हो गया तो साइन 5, तो साइन 5 इक्वल टू 0 मतलब 5 इक्वल्स टू 0, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 कौन सा एंगल पे होती है 0, और ये 0 अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करूँगा वापस। सो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t। तो जब भी पार्टिकल मेन पोजीशन से स्टार्ट करेगा तो जनरल इक्वेशन लिखने की ज़रूरत नहीं, सीधा बोल लो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t। So the equation of displacement of a particle performing SHM starting from its mean position is x equals to a sin omega t. Similarly, if the particle starts its motion from the extreme position, मतलब t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल था प्लस या फिर माइनस a पे, इधर प्लस है और माइनस है। तो इस केस में ये सारे वैल्यूज आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, x की जगह क्या लिखोगे प्लस माइनस a इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा इंटू 0 प्लस 5, ए कैंसल प्लस माइनस 1, ए कैंसल हो गया, साइन ऑफ 5 बराबर साइन ऑफ 5 की वैल्यू प्लस 1 90 डिग्री पे होती है, मतलब साइन 5 इक्वल्स टू 1 और साइन 5 इक्वल्स टू माइनस 1। तो 5 इक्वल्स टू या तो π/2 आएगा या फिर क्या आएगा माइनस, मतलब 3π/2 होता है, माइनस नहीं होता है। साइन ऑफ 3π/2 इज -1। गुड। अब ये जब वैल्यूज तुम बैक सब्स्टिट्यूट करते हो यहाँ पे, तो देयरफॉर मैं दोनों सब्स्टिट्यूट करके देखता हूँ, x इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस π/2, राइट। तो x इक्वल्स टू a, व्हाट इज साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा। तो साइन ऑफ π/2 प्लस ओमेगा t इज कॉस ओमेगा t। तो क्या हो गया x इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा t। जब तुम 3π/2 लिखोगे तो x इक्वल्स टू a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 3π/2, मतलब x इक्वल्स टू a कॉस माइनस के साथ, क्योंकि साइन ऑफ 3π/2 270 प्लस का एंगल फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है लेकिन साइन नेगेटिव होता है। ओरिजिनल फंक्शन कौन था साइन, तो ऐसा आएगा करेक्ट। अब मैंने तो बुक में बोला है कि जब एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट होता है तो क्या लिखोगे x इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा t। मैंने माइनस तो बोला नहीं बोला, उसका रीज़न है, जब माइनस a से स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है माइनस a, तब जाके तुमको क्या मिल रहा है -1, मतलब कितना मिल रहा है 3π/2, मतलब पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट हुआ नेगेटिव साइड से स्टार्ट हुआ ना, तो यहाँ भी तो माइनस लिखना पड़ेगा ना आपको, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। तो मैंने इसलिए वो जनरल लिखा कि व्हेन अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन इन जनरल x इक्वल्स टू a cos ओमेगा t। यहाँ तक क्लियर, पक्का। तो मैं एक बार फटाफट से सिर्फ स्टेप बता देता हूँ। एक्सेशन का जो ज़रूरत नहीं है रिपीट करने का, डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करते हो एक्सेशन मिल जाता है। हमको वेलोसिटी चाहिए तो a को लिखा dv/dt, तो dv/dt इक्वल्स टू -ω²x, dv/dt इक्वल्स टू -ω²x। का प्रॉब्लम ये है कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड यू हैव 3 वेरिएबल्स विच कैनॉट बी सॉल्व्ड, राइट। तो एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। टू एलिमिनेट वन वेरिएबल हमने चेन रूल यूज़ किया, dv/dt को लिखा dv/dx इंटू dx/dt, और dx/dt इज v, तो v dv/dx इक्वल्स टू -ω²x। यू हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेट करो और क्या करो इंटीग्रेट, गुड। और इंटीग्रेट किया तो प्लस से, क्योंकि यहाँ पे हमको लिमिट्स पता नहीं थे, तो इंडेफिनिट इंटीग्रल है। तो हमको अब प्रॉब्लम ये आ गया कि v का एक्सप्रेशन चाहिए तो c की वैल्यू चाहिए। c की वैल्यू फाइंड करने के लिए यूज़ बाउंड्री कंडीशंस। पार्टिकल जब अपने एक्सट्रीम पोजीशंस पे था तो उसको वापस आना है
तो रुकना पड़ेगा, मतलब v इक्वल्स टू क्या है 0। गुड। तो एट x इक्वल्स टू प्लस और माइनस ए यू हैव v इक्वल्स टू 0। ये यूज़ करके तुमको c की वैल्यू मिल गई ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 2, और ये तुमने बैक सब्स्टिट्यूट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। तो यू हैव सब सॉल्व करने के बाद v इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? फिर v को लिखा dx बाई dt, और फिर एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना वेरिएबल सेपरेट फॉर्म में, वेरिएबल सेपरेट किए, इंटीग्रेट किया, हमको मिल गया साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस 5। तो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन। गुड। अब सिर्फ एज अ स्पेशल केस, क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं बहुत बार तुमको बताया ही नहीं होता है पार्टिकल ने मोशन कहाँ से स्टार्ट किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट इज़ मीन। जब नहीं बताया है तो हमेशा क्या मान के चलेंगे, मीन। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, अगर मीन के केसेस ज़्यादा बनते हैं तो लेट अस सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन। तो पार्टिकल व्हेन इट स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम मीन पोजीशन x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी, व्हेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी। यहाँ तक क्लियर? अब देखो अगला टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर, है क्या, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएन। अगला टॉपिक है हमारा एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन of a particle performing SHM, of a particle performing SHM। अब ऑब्वियसली आपको कंफ्यूजन होना चाहिए कि फिर हमने अब क्या किया था, वही तो किया था ना। तो ये टॉपिक रिपीट हुआ है इन अ वे येस, इन अ वे नो। आइडिया ये है कि तुमने जो अब एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन डेराइव किया था, सीक्वेंस उल्टा था, ए वी एक्स, यहाँ पे एक्स भी है। जो हमने अब किया, हमने लीनियर एसएचएम का डेफिनेशन यूज़ करके डिराइव किया। हमने बोला कि लीनियर एसएचएम इज द मोशन इन विच एक्सेशन का इक्वेशन क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। हमने ए से स्टार्ट किया, सेइंग कि हमने अभी तो डिफाइन किया कि मोशन जिसमें ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है वो कौन है, लीनियर एसएचएम। फिर ए से निकाला वी बाय इंटीग्रेटिंग, वी से निकाला एक्स बाय इंटीग्रेटिंग। अब हमको पक्का पता लग गया कि जिस मोशन में x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5 या फिर a कॉस ओमेगा टी प्लस 5 आता है, वो मोशन कौन सा है, लीनियर एसएचएम है। अब हम उल्टा करेंगे, हम x से स्टार्ट करेंगे, फिर डेरिवेटिव लेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे टू फाइंड आउट v, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे टू फाइंड आउट a। सिर्फ मेथड उल्टे है। जब तुमको a पता होता है v फाइंड करना होता है इंटीग्रेट, जब तुमको v पता होता है x फाइंड करना होता है इंटीग्रेट, जब तुमको x पता होता है v फाइंड करना होता है डिफरेंशिएट, जब तुमको v पता होता है a फाइंड करना होता है डिफरेंशिएट। तो ये और वो मोर और लेस सेम है, सिर्फ अप्रोच इज उल्टा। तो वी कैन से दैट वी नो दैट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, the displacement of a particle performing SHM is given by x equals to a, क्या लिखा है, साइन की कॉस, कोई भी ले सकते हो, मैंने क्या लिखा है साइन, तो x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। कॉस भी ले सकते हो, यू कैन टेक कॉस ऑल्सो, डजंट मैटर। गुड। Then velocity is given by differentiating, of course velocity can be obtained by differentiating, तो इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। तो v equals to d dt of x is a sin ओमेगा t plus 5। गुड। a एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर आता है, तो a इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। साइन का डेरिवेटिव याद है क्या? आधी स्टोरी बताते हो, पूरा पिक्चर बताया करो।
cos of omega t plus phi into derivative of omega t plus phi. Derivative of sin of f of t is cos of f of t into derivative of f of t. Derivative of f of t लिखना पड़ेगा तुमको. तो v equals to a cos omega t plus phi, इसका डेरिवेटिव आएगा ओमेगा और उसका होगा 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है. तो ओमेगा डेरिवेटिव यहाँ ले लेता हूँ, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. अभी ये तो एक मेथड है, दूसरा भी है. यू नो वी नो दैट, अभी तो देखा था अभी. यस. तो v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स. एक्स क्या देखा तुमने? एक्स 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 ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव. गुड. तो v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉमन निकल गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव. 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर. तो यू हैव v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव. तो v इक्वल्स टू ये आ गया a ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव. तो देखो ये और देखो वो क्या है, सेम सेम. तो मैडम यू कैन आल्सो डू दिस. सिर्फ एक रेफरेंस के लिए बताया मैंने. डिफरेंशिएट ही कर लो, दैट इज ईजियर ऑफ कोर्स. देन सिमिलरली एक्सेलरेशन of the particle performing SHM is, एक्शन कैसे फाइंड करते हो? dv by dt. तो v हमारे पास है a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव. ए ओमेगा कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है, ओमेगा भी कांस्टेंट है क्योंकि ओमेगा के बाई एम का रूट होता है. के तो फोर्स कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है. तो ओमेगा कांस्टेंट है. इसको बाहर निकाल लो. ए इक्वल्स टू ए ओमेगा आउटसाइड द डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव. व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव? माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव जो आता है ओमेगा. ओमेगा आता है, वो अभी देखा था ना हमने. तो ये हो गया माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. मैं इसको लिख सकता हूँ ए इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. लेकिन ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव कौन था? एक्स था. तो ए इक्वल्स टू क्या हो गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. हैंस ऑल्सो प्रूव कि ये जो हमने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन अज्यूम कर लिया था फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, उसका एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. क्लियर? गुड. तो अगेन क्योंकि बहुत सारा मैथ्स है, दिस इज़ नॉट बहुत सारा, इट इज़ अ सिंपल थिंग. लेकिन आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट रिवाइज दिस मच बिफोर आई गो अहेड टू द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ displacement, velocity and acceleration. So I have to stop at this point today.